हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और फिर से हम जुड़ चुके हैं आपके साथ एक और नई क्लास के साथ। ठीक है, तो सब बढ़िया, बेहतरीन। तो जब आई होप सो सब बढ़िया होगा, मस्त होगा। तो आज की क्लास जो होने वाली है वो वही प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करते हुए होगी जहां हमने छोड़ा था। जैसे हमने मैट्रिसेस की कुछ बातें पढ़ी थी और वहां से सीखा था कैसे हम मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं, क्या क्या टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखेंगे कि मैट्रिसेस में और क्या क्या चीजें होती हैं, और क्या क्या चीजें हैं, और क्या क्या आता है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिनका हमें ध्यान रखना है। उन्हीं सारी चीजों पर आज बात करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलेगी सबसे बेस्ट, ठीक है, सीयूईटी की क्लासेस जो 2025 में आपको क्या है, आपको जो एग्जाम आप देने जाओगे, ठीक है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी एनरोल करें। अब बात करते हैं अगर मैट्रिसेस की, तो जब मैट्रिसेस में आप पढ़ते हैं तो ना इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मैट्रिसेस को कैसे पढ़ना है। तो मैट्रिसेस को ऐसे पढ़ना है कि क्या मैट्रिसेस होती हैं। सबसे पहले तो ये पढ़ो मैट्रिसेस क्या होती हैं, ठीक। फिर आपको इसके बारे में क्या जानना है, कितने टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं। आपको क्या जानना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जब आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पता चल जाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। फिर क्या पढ़ना है आपको इसमें, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जब आपको मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करनी आ जाए, जब आपको वो बनानी आ जाए, तब उसके बाद आपको क्या करना है, तब उसके बाद आपको पढ़ना है एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है कि कैसे आप मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद फिर आता है आपको जो इसमें पढ़ना है, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मैट्रिसेस। मतलब कि आपके पास जो मैट्रिसेस हैं वो कैसी है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। इसे पढ़ने के बाद बाकी जो चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है, वो इसी के साथ कंटिन्यू रहेंगी कि कैसे आप किसी भी मैट्रिसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कह सकते हो, या कह सकते हो कैसे उन्हें ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब बात आती है मैट्रिसेस के अंदर। अब मैट्रिसेस के अंदर रही बात, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस होता है आपका, इसमें जब मैट्रिसेस को आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, और लेंथी प्रोसेस होने की वजह से ही इसे एग्जाम में पूछा नहीं जाता। यानी इसके अलावा जितने आपके टॉपिक्स बाकी बचते हैं उन सब पे से एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में कोई चीज पूछी नहीं जाती। अब तक हमने यहां तक कवर कर लिया कि कितने टाइप्स की मैट्रिसेस होती है। तो आज आगे की सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कैसे आप किसी भी मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो बात करें अगर हम आगे, तो आगे आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। कैसे आप किसी भी मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, तो मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई मैट्रिक्स होती है तो उसमें ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे पहले एलिमेंट्स को क्या नाम दिया जाता है, a11, दूसरे एलिमेंट को a12, तीसरे एलिमेंट को a21, चौथे एलिमेंट को a22। ऐसे इन्हें डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए जाते हैं। और ये नाम इनके पढ़ते कैसे हैं, ये नाम इनके पढ़ते हैं कि aij नाम की कोई मैट्रिक्स फॉर्म होती है,
ठीक है, जब आप कोई मैट्रिक्स फॉर्म करते हो तो वो किस नाम से फॉर्म होती है, AIJ के नाम से फॉर्म होती है। ऐसे आप कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म करते हो तो वो होती है AIJ के नाम से, जिसमें I किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, I रिप्रेजेंट कर रहा होता है रोज को और J रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉलम्स को। तो I और J जो हैं आपके, जो ये I और J हैं, ये अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें I किसको रिप्रेजेंट करता है, रोज को, और J किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम्स को। तो इतनी बात के बाद आपको यहां ये चीज देखने को मिलेगी कि इस 1 1 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, क्योंकि ये I है और ये J है, और I और J होने का मतलब है कि ये 1 है और ये 1 है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये वहां एग्जिस्ट करता है जहां इस मैट्रिक्स की पहली रो और पहला कॉलम एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हो ना, रो 1 होती है, ये रो 2 होते हैं, ये कॉलम 1 कॉलम 2। तो ये एलिमेंट जब एग्जिस्ट कर रहा है जब रो 1 है और कॉलम 2 है। देख लो, रो 1 है और कॉलम 2 है। ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जब रो 2 है कॉलम 1 है। ये एग्जिस्ट करेगा जब रो 2 है और कॉलम भी 2 है। तो मतलब I और J जो रिप्रेजेंट करते हैं, I और J इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या उसकी रो है और क्या उसका कॉलम है। तो I और J रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगर इसको आगे लेके चलें और समझें तो ये पता चलता है कि जब ये I और J को रिप्रेजेंट करते हैं तो इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई क्या दिया जाता है, कोई ना कोई फंक्शन या कोई ना कोई ऐसी फॉर्म दी जाती है जिससे आप इस पूरी मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो पूरी मैट्रिक्स को बनाने के लिए आपको जो चीजें जैसे दी जाती हैं, मान लो सपोज आपको दिया जाए कंस्ट्रक्ट a 2x2 ऑर्डर मैट्रिसेस। आपको दिया जाए कि आपको कंस्ट्रक्ट करनी है क्या, एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। उसमें आपको दिया जाए कि रिलेशन है कि AIJ जब भी आप फॉर्म करोगे तो वो होने चाहिए I प्लस J। जब भी आप AIJ फॉर्म करो तो वो हमेशा क्या होने चाहिए, I प्लस J होने चाहिए। अब 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, जैसा ऊपर लिखा हुआ है 2x2 ऑर्डर की आप कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म करोगे उसके लिए आपको टोटल 4 एलिमेंट्स की जरूरत है, A11, A12, A21, A22। तो मतलब जब भी आपको कोई मैट्रिक्स A फॉर्म करनी है तो उसमें आपको टोटल कितने एलिमेंट्स की जरूरत है, 4 एलिमेंट्स की जरूरत है। ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी आपको जरूरत है। तो बस एक एक करके इन एलिमेंट्स को निकाल लेते हैं, अपने आप पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। कैसे निकाल लेते हैं, तो जैसे सबसे पहला एलिमेंट आपको क्या चाहिए, A11, A11, A11 का मतलब है I की भी वैल्यू 1 है और J की भी वैल्यू 1 है। तो I की भी वैल्यू 1 है और J की भी वैल्यू 1 है। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। 1 + 1 कितना हो गया, 2। एक एलिमेंट आपको A12 चाहिए, A12 के लिए I 1 है, J 2 है। ये टोटल आपका कितना हो गया, 3। ये कितना हो गया आपका टोटल, 3। फिर आता है A21, A21 का मतलब है I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 है, तो ये भी टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। उसी तरीके से ये फिर आता है A22, A22 का मतलब है I की भी वैल्यू 2 है और J की भी वैल्यू 2 है, तो 2 + 2 टोटल कितना हो गया, 4। इसी तरीके से आप देखोगे तो आपको 4 एलिमेंट्स की जरूरत थी, चारों आपने फाइंड कर लिए। तो जो मैट्रिक्स आपकी बन के आ जाएगी, जो रेडी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 3 3 4। ये आपकी ए मैट्रिक्स बन जाएगी। यानी आपको कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी रिलेशन आपको दिया हो सकता है, उसी के बेसिस पर आपको उस मैट्रिक्स को पूरा कंप्लीट फॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे I + J दिया था, कोई और भी दिया जा सकता है, कोई भी आपको दिया जाए रिलेशन, उसके मदद से आप मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्ट करने के बाद बात आती है, तो जब आपने मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया तो उसके बाद आती है कि क्या कैसे आप मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एक एक करके इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, किस तरीके से आप दो मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं, ऐड।
तो जब भी बात आती है आपको कि दो मैट्रिसेस आपको ऐड करनी है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या है, दो मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है। बट एडिशन में याद रखना कि अगर आप दो मैट्रिक्स ले रहे हो तो उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम ऑर्डर की ही मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकती हैं, डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस आपस में ऐड नहीं हो सकती। उसमें एलिमेंट्स बच जाते हैं जो दूसरे के पास नहीं होते, तो उन्हें ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपको एडिशन करना है तो दोनों मैट्रिक्स कैसे ऑर्डर की होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की। एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हो आप, आपके पास ए मैट्रिक्स है कोई 1 2 3 4 और कोई बी मैट्रिसेस है आपके पास 3 -1 -2 3 और आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो अगर आपको इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है तो बहुत इजी है इन दोनों को ऐड करना आपस में। जैसे आपको a प्लस बी फाइंड करना है, यानी इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करके देखना है। तो दोनों को ऐड करने के लिए आप एक एक करके दोनों मैट्रिसेस लिख लीजिए, 1 2 3 4 प्लस 3 -1 -2 3। अब अगर इन्हें आपस में ऐड करना है तो 1 किससे ऐड हो जाएगा, 3 से। सेम प्लेस से आपस में ऐड हो जाती है। 1 + 3 हो जाएगा 4, 2 - 1 हो जाएगा 1, 3 - 2 हो जाएगा 1, 4 + 3 हो जाएगा 7। इस तरीके से सेम प्लेस के साथ ऐड हो जाती है, और ऐड होने के बाद जो आपके पास फाइनल मैट्रिक्स बनती है उसी को कहते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। यानी ये जो मैट्रिसेस आपके पास आई है यही होगी एडिशन ऑफ ए एंड बी। तो ये इस तरीके से बहुत इजी है। देखो एडिशन यार कितना तो इजी है, सेम एलिमेंट है, सेम प्लेस के साथ ऐड करते जाओ, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के, चौथे को चौथे के, बस आपस में ऐसे ऐड करते चले जाओ। ऑटोमेटिक क्या होता है कि आपकी मैट्रिसेस बन जाती है। एडिशन के बाद आता है आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सेम ही बात है, जिस तरीके से आप ऐड करते हैं उसी तरीके से आप दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर से वही बात आती है कि अगर आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस की बात करें तो इसमें भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी सब्ट्रैक्ट भी सिर्फ सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस ही हो सकती हैं, डिफरेंट ऑर्डर की मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस होनी चाहिए। तो कुछ मैट्रिसेस उठा लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स है आपके पास 4 3 2 1। फिर आपके पास बी मैट्रिसेस है -1 2 3 -4। इस तरीके से आपके पास दो मैट्रिसेस है, आपको इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने में आपको चाहिए a - b। a - b के लिए आप मैट्रिक्स a लिखो 4 3 2 1। सब्ट्रैक्ट कर दो बी मैट्रिसेस को, बी मैट्रिसेस क्या है -1 2 3 -4। तो आपस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से क्या, 4 -1, सेम प्लेस से सब्ट्रैक्ट होगी। 4 -1 -+ 1 हो जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएंगे 5। 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। 2 - 3 -1, 1 -4 तो प्लस हो जाएगा, तो ये बचेंगे टोटल 5। इस तरीके से आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो यानी सब्ट्रैक्शन भी बहुत इजी है, बस आपको दो मैट्रिक्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बहुत इजी है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है मल्टीप्लीकेशन। कैसे आप दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आप कैसे किन्हीं भी दो मैट्रिसेस की क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। अब इसके लिए कंपलसरी नहीं है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसके लिए ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। बट एक चीज जो इसके लिए कंपलसरी है वो ये है कि इसमें जब आप कैसे पता करेंगे कि किस किस ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और किस किस ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
इसमें यहाँ आपको बहुत दिक्कत हो सकती है कि किन किन को मल्टीप्लाई करना चाहिए और किन किन को नहीं। ऑर्डर कैसे डिफाइन करें हम? ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा कि कौन मल्टीप्लाई हो सकता है और कौन नहीं? तो उसके लिए क्या है, आप सपोज आप ए और बी की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास दो मैट्रिसेस है ए और बी, उन दोनों की आप क्या करना चाहते हैं? उन दोनों की आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप उन दोनों की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ए और बी की, तो ए का ऑर्डर मान लो m क्रॉस n है। ए का ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n। और अगर आप चाहते हो कि मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाए, तो जो b का ऑर्डर है वो उसी से स्टार्ट होना चाहिए जिससे a का ऑर्डर क्या हो? एंड हो। जिससे a का ऑर्डर एंड होगा उसी से b का ऑर्डर क्या होना चाहिए? स्टार्ट। उसके बाद कोई भी ऑर्डर हो सकता है। होता क्या है, सेम सेम वाले ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, तो जो नई मैट्रिसेस बनती है वो बनती है m बचा और क्या बचा? o। यानी नई मैट्रिसेस बन के आ जाती है m क्रॉस o की, m बाई o की। m बाई o ऑर्डर की नई मैट्रिक्स बन जाती है। बस दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल करने के लिए लास्ट वाले क्या होने चाहिए? लास्ट वाला और फर्स्ट वाले सेम। फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का फर्स्ट, दोनों ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम। तभी हम कह सकते हैं कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो हो सकती है, पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे a है, इसका 3/2 है, b का ऑर्डर 2/3 है, तो जब आप देखोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम है, तो जो c बनेगी वो 3/3 की बनेगी। उसी तरीके से कह सकते हो a का ऑर्डर 4/2 है और b का ऑर्डर 2/1 है, तो भी ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो c जो बनेगी वो नए ऑर्डर की बनेगी 4/1 की। 2/2 में तो इजी है, 2/2 की बन जाती है। अब डिफाइंड कब नहीं होता, तो ये ऐसे नहीं होता कि 4/3 की है और b भी 4/3 की है, दोनों की मल्टीप्लाई आपस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 आ गया और यहाँ क्या आ गया? 4। मतलब यहाँ पे c बनना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे मैट्रिक्स c आना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये डिफाइन करना है, चेक कर लेना है कि आप किस किस मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किन किन मैट्रिसेस की नहीं कर सकते। अब आगे चलते हुए मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो बैचेस हैं वो ज़्यादातर सारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। जो भी आप सब में से इंटरेस्टेड है, जो भी आप बैचेस लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। ये तो गारंटी है कि आपके आने वाले 2025 के एग्ज़ाम में, ठीक है, यहाँ से आपको जितना सीखने को मिलेगा, जितना सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, वही आपको एग्जाम में भी देखने को जरूर मिलेगा। वही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे जो यहाँ कराए जाएंगे। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल कीजिए सभी बैचेस में, ठीक है। मेंस का बैचेस भी हमारा स्टार्ट हो गए हैं, आपके CUET के बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए जुड़ने की और लोगों को भी बता दीजिए, ठीक है, कि हमने यहाँ पे बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं। अब अगर बात करें, हाँ, नेक्स्ट क्या होता है, अब हमने ये तो सीख लिया कि कैसे हमें पता चल जाएगा किन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और किन दोनों की नहीं है। लेकिन अब अगर हमें उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो कैसे हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दो मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए एक इंपॉर्टेंट बात बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आपके पास जब दो मैट्रिसेस आए, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके पास दो मैट्रिसेस कुछ इस तरीके से दी जाए, ए मैट्रिक्स दी जाए A B C D और B मैट्रिक्स दी जाए E F G H। ऐसे आपको दो मैट्रिक्स दी गई, एक आपको मैट्रिक्स A दी गई है और एक आपको मैट्रिक्स B दी गई है। अब A और B में दोनों में अगर आप मल्टीप्लाई देखें कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करना है, उसके लिए A B C D एक मैट्रिक्स है जिसकी मल्टीप्लाई किसके साथ होने वाली है, E F G H। अब आप कहोगे कि भैया आपने ऑर्डर चेक नहीं किया, तो मैं बता दूं ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, दोनों सेम है,
कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो दोनों सेम ऑर्डर हैं तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अब बात करें कि इनकी मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है, तो एक्चुअल में जो मल्टीप्लिकेशन है वो होती है, आप इसकी रो कंसिडर करोगे, इसका कॉलम, इसकी आप एक रो कंसिडर करोगे और इसका एक कॉलम। जब आप इसकी एक रो और इसका एक कॉलम कंसिडर करोगे तो मान लो यहां से आपने पहली रो उठाई, यहां से आपने क्या उठाई, पहली रो, उसी वक्त आपको यहां से पहला कॉलम चूज करना है। जब आप इधर से पहली रो कंसिडर करोगे तो इधर से आपको क्या चूज करना है, पहला कॉलम। अब मल्टीप्लाई कर लेनी है ए की ई से, बी की जी से, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, ए की ई से प्लस बी की जी से। ऐसे बनेगा आपका पहला एलिमेंट, ऐसे बनेगा आपका पहला एलिमेंट। फिर क्या होगा, फिर से सेम रो आपको कंसिडर करनी है बट कॉलम चेंज कर लेना है। यहां हमने कॉलम 1 चूज किया था, अब आप चूज करेंगे कॉलम 2। तो यहां से आपको क्या चूज करना है, कॉलम 2। तो कॉलम 2 चूज करेंगे तो सेकंड एलिमेंट जो आपके पास बन के आएगा वो आएगा ए की एफ में प्लस बी की एच में, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर आप थर्ड, नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई और आगे कॉलम नहीं है तो आप क्या चेंज करोगे, रो। इस बार सेकंड रो के साथ आप कंसिडर करोगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो के साथ क्या कंसिडर किया जाएगा, फर्स्ट कॉलम। तो जब इस सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम कंसिडर करेंगे तो सी की मल्टीप्लाई ई में और डी की मल्टीप्लाई जी में, तो ये हो जाएगा सी की मल्टीप्लाई ई में प्लस डी की मल्टीप्लाई जी में। तो आपने देखा कि इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ भी हो गई, तो इस रो की एक बार इस कॉलम के साथ होगी। तो यानी फिर से सेम रो आपको कंसिडर करनी है, यही वाली सी डी वाली, बट इस बार आपको कॉलम कौन सा लेना है, एफ एच वाला। तो इस बार आपका कॉलम कौन सा हो जाएगा, ये वाला एफ एच वाला, ये वाला आपका कॉलम हो जाएगा। तो ये कॉलम हो जाएगा और मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो सी की मल्टीप्लाई किस में, एफ में, डी की एच में, तो ये हो जाएगा सी इंटू एफ प्लस डी इंटू एच। ऐसे आप किसी भी 2x2 ऑर्डर की क्या कंप्लीट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ऐसे आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की क्या कंप्लीट कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन। यानी इस तरीके से आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको कोई भी दो मैट्रिसेस ली जाए, एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 1 2, बी मैट्रिसेस है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। आपको करनी है ए मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, बी के साथ। ए और बी की आपस में मल्टीप्लाई करनी है तो मैट्रिक्स ए लिख लो 1 2 1 2, मैट्रिक्स बी लिख लो 1 2 3 4। अब यहां से एक रो कंसिडर करो और यहां से एक कॉलम। जैसे यहां से पहली रो उठा लो और यहां से पहला कॉलम। तो जब यहां से पहली रो और पहला कॉलम आप उठाओगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 में 6। फिर से आप इस रो के साथ सेकंड कॉलम उठाओगे तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में और 2 की मल्टीप्लाई 4 में, 1 की 2 में 2, 2 की 4 में 8। इस बार आप नेक्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लोगे तो 1 की 1 में और 2 की 3 में, तो 1 की 1 में 1 और 2 की 3 में 6। फिर से आप नेक्स्ट रो और उससे नेक्स्ट कॉलम लोगे तो 1 की 2 में और 2 की 4 में, 1 की 2 में 2 और 2 की 4 में 8। तो आप देखेंगे कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, 6 और 1 7, 8 2 10, 6 1 7, 8 और 2 10। ये आपके पास मल्टीप्लाई होके मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। जो नई मैट्रिक्स आएगी वो आएगी 7 10 7 10। इतने आप ऐसे किसी भी दो मैट्रिक्स की क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आई होप सो। देखो मैं आपको बेसिकली क्या है ना, बस पढ़ा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि अगर आप CUET की तैयारी, CUET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप
CUET एग्जाम बैच की प्रिपरेशन है के लिए आपने बैच में एनरोल किया है तो आपने ये सब चीज़ें ऑलरेडी भी पढ़ रखी होंगी। ठीक है, क्लास 12th के बाद आप CUET एग्जाम देते हैं तो उसके लिए आपको ये इन सारी चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है और आपने आई होप सो ये सारी पढ़ भी रखी होंगी। बट फिर भी अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती है और आपने नहीं पढ़ी है तब भी मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि कैसे आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप एक एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं, एक एक चीज़ पता कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो और कितनी चीज़ें इसमें टोटल होती हैं। इस तरीके से मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो इतनी बात हुई कि कैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ चीज़ें जो आपके पास आती हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। देखो मैट्रिसेस इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे और यही हमारा मेन लक्ष्य है। देखो पढ़ तो आप टॉपिक्स तो ना आप वैसे भी सीख लेते हो, सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ आती है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कैसे कैसे आते हैं और हमें उन्हें किस अप्रोच से सॉल्व करना है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आज के टाइम में स्मार्ट वर्क का होना बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क के बेसिस पर सारा काम होने वाला नहीं है। तो स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। इतने सारे सिलेबस को आपको सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करो, देखो कौन से टॉपिक्स बनते हैं, कौन से लगते हैं, उन टॉपिक्स को कवर करो, उनके क्वेश्चंस करो, देखो कैसे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमें एनालाइजेशन, क्वेश्चंस, इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते जाओ एक एक चीज़ें कैसे हम करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है, तो नेक्स्ट स्टार्ट होगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो जब बात करें सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की तो ये क्या होती हैं, ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, यानी बनी होती हैं कुछ डिफरेंट, कुछ अलग से टाइप की मैट्रिक्स से, कुछ ऐसी कंडीशन से जो मैट्रिक्स के अंदर देखी जाती है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस जब कुछ मैट्रिक्स के अंदर स्पेशल चीजें देखी गई तब जाके बनाए गए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इसे पढ़ने के लिए एक छोटी सी चीज और आप सीख लो पहले, एक छोटी सी चीज, एक होती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस का मतलब है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मैट्रिक्स है और आप उसे चेंज करना चाहते हो, मतलब आप एक सपोज करो आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स है, आप धक्का लगा के उसकी क्या साइड पलटना चाहते हो, पहले वो किसी और साइड से है ग्राउंड पे, आप उसे चेंज करना चाहते हो, उसका डायमेंशन ऐसे बदलना चाहते हो, तो ऐसे बदलने को ही क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज। मैट्रिक्स की भाषा में इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब होता कैसे है, आपके पास ऑलरेडी मान लो सपोज कोई मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है ABCD, आपको इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्रांसपोज के लिए क्या होता है, A के ऊपर T आ जाता है, A के ऊपर T भी आता है, डैश भी आ जाता है, इन दोनों का ही मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज। तो जब भी आपको A का ट्रांसपोज करना है तो जो रो है उसे आप क्या बना दो, कॉलम। उसी तरीके से सेकंड रो को क्या बना दो, सेकंड कॉलम। मतलब रो को कॉलम में चेंज करके लिख दो तो आपकी क्या बनके तैयार हो जाती है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाती है। इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी कोई मैट्रिक्स है, उसमें रो है, कॉलम्स है, तो एक रो को एक कॉलम बना दो, अगली रो को अगला कॉलम बना दो। इस तरीके से आप किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं। अब ट्रांसपोज के बाद जो आपका नेक्स्ट आता है, ठीक है, वो यही आता है कि कैसे आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करते हैं। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या करना है आपको, अब ये स्पेशल कंडीशंस होती हैं, कब काम आती हैं, कैसे होती हैं, तो ये होती हैं कि मान लो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
जब भी कभी मैट्रिक्स ए अपने ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगी तभी उसे कहा जाता है कि वो एक कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक हम कब बोलते हैं, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोला जाता है जब कोई भी ए मैट्रिक्स अपने नेगेटिव ट्रांसपोज के बराबर हो जाती है, तब उसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। तो मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनती है, जब कोई ट्रांसपोज खुद के बराबर हो जाए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब बनती है, जब उसका ट्रांसपोज खुद के नेगेटिव के बराबर हो जाए। यानी जैसे आपने कुछ पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि मान लो सपोज आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हो, 1 0 0 1 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ाया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको इसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करने के लिए जो रो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम, नेक्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम, ये हो गया। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो क्योंकि ए और ए ट्रांसपोज दोनों सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है ये कैसी मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सेकंड कंडीशन में क्या है, एग्जांपल के तौर पे मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है 0 0 1 -1। अगर आपने इसका ट्रांसपोज किया तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 0 -1 1 0। मैंने हर एलिमेंट में से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद ये 0 माइनस कॉमन हो गया, +1 हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। अगर अब आप ध्यान से देखो तो ए ट्रांसपोज नेगेटिव ए के बराबर है, ये वापस से क्या बन गया, ए बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, नेगेटिव ए के बराबर है। तो ए का ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ए के बराबर हो जाता है तब हम इस ए को क्या कहते हैं कि एक ऐसी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से आगे कहते हैं कि अगर आपको मैट्रिसेस फॉर्म करनी है, यानी ये दोनों मैट्रिसेस क्या करना चाहते हो, आप फॉर्म करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हो, फॉर्म करना चाहते हो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। इसके लिए एक ऐसा फॉर्मूला बनाया गया है कि जब भी आपको जरूरत है कि आप कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक बना लो, या आपको जरूरत है कि आप किसी मैट्रिक्स को कैसा बना लो, सिमेट्रिक, तो दोनों ही कंडीशंस के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। मान लो आपके पास क्या है, ऑलरेडी कोई ए मैट्रिक्स मौजूद है, ठीक है, अब वो कोई भी हो सकती है, ए बी सी डी कुछ भी हो सकती है। अब आप इसमें से बनाना चाहते हो, आप बनाना चाहते हो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर आपको ए मैट्रिक्स में से सिमेट्रिक बनानी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म करनी है, तब आपको फाइंड करना पड़ता है P, जिसकी वैल्यू होती है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। अगर आप P को फाइंड कर लोगे तो जो P आपका निकल के आएगा वो ऑटोमेटिक एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो कि कैसी होगी, सिमेट्रिक। उसी तरीके से आप अगर स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करना चाहते हो, स्क्यू सिमेट्रिक आप बनाना चाहते हो, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको Q फाइंड करना है, जो कि होता है 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। तो जब भी आप इस Q को फाइंड करोगे तो जो भी मैट्रिक्स Q बन के निकलेगी वो ऑटोमेटिक आप चेक कर लेना, जो Q निकलेगी वो ऑटोमेटिक एक कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यानी आप क्या कह सकते हैं, फॉर्म भी कर सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और इसमें अगर ज़्यादातर चीज़ें देखी जाएं चैप्टर मैट्रिसेस में, तो इसी टाइप की चीज़ें आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी। अगर मैं बात करूं तो मैट्रिसेस के अंदर जितने भी आपके सारे टॉपिक्स थे वो हमने क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। अब बारी रहेगी तो सिर्फ किनकी,
क्वेश्चंस की, कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उनकी अप्रोच होनी चाहिए। और मेन चीज क्वेश्चंस ही हैं। क्वेश्चंस से ही आपको असल में सीखने को मिलता है कि कोई चीज़ आप कैसे कर सकते हो और आपको कितना उसमें पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स उसमें हैं जो आपको आने चाहिए। तो इसी पर चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इन सारी चीज़ों को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जितनी भी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, ठीक है, जितनी भी ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं, जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, इनको ज़रूर एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे कैसे हो जाते हैं, कैसे कैसे किए जाते हैं। इन सारों को एक एक करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को याद रखते हुए हम फिर से मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।